एम्पायर या वेस्टर्न हेजेमनी डिक्लाइन में है और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ संगठित हो रहा है। किस तरह से मल्टीपोलरिटी बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। समझने के लिए हम देखेंगे कि दो मेजर लड़ाइयाँ जो अभी चल रही हैं उनको हम किस तरह से एनालाइज करें। तो वो हो रही है, अभी रुकी नहीं है, 2 साल से ऊपर समय हो गया है, लेकिन उसकी गति काफ़ी कम है। इसके बावजूद भी घटनाएं होती रहती हैं। अंदर अटैक भी हुए हैं, क्राइमिया में भी हुए हैं और उसी तरह से दूर कीव के आसपास यूक्रेन में वेस्टर्न रीजन में वहाँ भी अटैक हुए हैं। के नेतृत्व में वो इस हार को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है और अभी 2-3 महीने में अमेरिका में इलेक्शन भी होना है, तो उस इलेक्शन हार को स्वीकार नहीं करेंगे। अभी नाटो की मीटिंग हुई है, उसमें फिर यही बातें कही गई हैं कि यूक्रेन जीतेगा, रशिया हारेगा, यूक्रेन अल्टीमेटली तो कभी न कभी तो नाटो का मेंबर बनेगा। तो वहाँ पर जर्मनी में, फ्रांस में और कई जगह पर जिस तरह से राइट विंग फोर्सेज थोड़ी सामने आई हैं, उसका कहने का मतलब है हेजेमनी को बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई को फिर चाइना तक ले जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले रसिया ख़त्म हो, रसिया का राज। और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ संगठित हो रहा है। किस तरह से मल्टीपोलरिटी बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम देखेंगे कि दो मेजर लड़ाइयाँ जो अभी चल रही हैं उनको हम किस तरह से एनालाइज करें, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या लेसन्स हमें उनसे मिलते हैं। तो अगर हम पहले रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की बात करें तो अब एक तरह से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर दुनिया ये मान चुकी है कि रसिया जीत गया है, यूक्रेन हार गया है। जहाँ तक सीमा पे लड़ाई की, फ़ौजों की लड़ाई का संबंध है तो वो हो रही है, अभी रुकी नहीं है, 2 साल से ऊपर समय हो गया है, लेकिन उसकी गति काफ़ी कम है। इसके बावजूद भी घटनाएं होती रहती हैं। हथियारों से रूस के अंदर अटैक भी हुए हैं, क्राइमिया में भी हुए हैं और उसी तरह से दूर कीव के आसपास यूक्रेन में वेस्टर्न रीजन में वहाँ भी अटैक हुए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतने लॉस के बावजूद भी यूक्रेन में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 5-6 लाख यूक्रेनियन सैनिक मारे जा चुके हैं और एक बड़ी संख्या में उसके साथ रशियन सैनिक भी मारे गए हैं। इसके अलावा बहुत से लोग घायल हैं, बहुत से लोग यूक्रेन छोड़ के बाहर चले गए हैं। यूक्रेन की पॉपुलेशन लड़ाई के शुरुआत में करीब 40 मिलियन थी, 4 करोड़ थी। आज जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से खाली 20 मिलियन रह गई है। तो इतना अंतर आ गया है। इसके बावजूद भी लड़ाई बंद नहीं हो रही है। इसके पीछे सीधा साधा कारण है कि जो भी नेटो कंट्री हैं अमेरिका के नेतृत्व में, वो इस हार को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है और अभी 2-3 महीने में अमेरिका में इलेक्शन भी होना है, तो उस इलेक्शन में भी काफ़ी स्टेक्स हाई हैं, ख़ासतौर से इस करंट एडमिनिस्ट्रेशन के, बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के। तो वो जब तक नवंबर में इलेक्शन नहीं होता तब तक तो कम से कम वो इस हार को स्वीकार नहीं करेंगे। अभी नाटो की मीटिंग हुई है, उसमें फिर यही बातें कही गई हैं कि यूक्रेन जीतेगा, रशिया हारेगा, यूक्रेन अल्टीमेटली तो कभी न कभी तो नाटो का मेंबर बनेगा, यूक्रेन को हम हथियार और सप्लाई करेंगे, प्लेन सप्लाई करेंगे या लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल सप्लाई करेंगे। तो ये सारी बातें चल रही हैं। बावजूद इसके, जबकि सारी दुनिया अब रियलाइज़ कर चुकी है कि अब इस लड़ाई में और कुछ बहुत नहीं बचा है। अगर बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब तो सीधा साधा है कि रूस की तरफ से भी बड़े हथियारों का इस्तेमाल होगा और लड़ाई फिर अचानक बहुत बड़े लेवल पर बदल सकती है। ये फीलिंग अब यूरोप में भी थोड़ी बहुत आने लगी है। यूरोप में अभी इलेक्शंस हुए हैं, यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पर जर्मनी में, फ्रांस में और कई जगह पर जिस तरह से राइट विंग फोर्सेज
थोड़ी सामने आई हैं। उसका कहने का मतलब है कि जो सेंटर होता है, सेंटर का मतलब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके हाथ में सत्ता है, जो जिनको हम ग्लोबलिस्ट कह सकते हैं, नियो लिबरल कह सकते हैं, या नियो कॉन, या जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से जुड़े होते हैं, डीप स्टेट भी उसको बोला जाता है, तो वो इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। तो उनका जैसे शुरू का उद्देश्य था कि इस लड़ाई के बहाने रसिया को किसी तरह से ख़त्म किया जाए, अगर मिलिट्री फील्ड में नहीं तो कम से कम इकोनॉमिकली तो रसिया का कोलैप्स होना चाहिए, और उसके साथ में रसिया में रेजिम चेंज हो, जिससे उनका इस लड़ाई को, जो हेजोमनी को, वेस्टर्न हेजोमनी को बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई को फिर चाइना तक ले जाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले रसिया ख़त्म हो, रसिया का रास्ता साफ़ हो। तो ये एक जो उनका ब्रॉड एम रहा है बहुत दिनों से, तो वो लगता है कि वो तो ऐसा सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, उसमें तो कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी जो उनके इरादे हैं वो इन्होंने अभी तक नहीं छोड़े हैं, गोल है वो अभी तक नहीं छोड़ा है। और अमेरिका की, यूरोप की जो भी मेन फोर्सें हैं, डीप स्टेट जिसको बोला जाता है, जो नियोकॉन ताकतें हैं जिसको कहा जाता है, तो वो उसके पीछे हैं। जर्मनी मैंने बताया, जैसे अभी इलेक्शन में जर्मनी में मेन स्ट्रीम पार्टी थोड़ी हारी है। फ्रांस में भी इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे भी मेन स्ट्रीम पार्टी हारी है मैक्रोन की। उसमें हमें देखने को मिला है कि लेफ़्ट को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, कुछ राइट को फ़ायदा हुआ है। हालांकि इलेक्शन तो इंग्लैंड में भी हुआ है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में तो 2 पार्टी सिस्टम है, और जहाँ तक ये 2 पार्टी सिस्टम काम करता है तो उसमें दोनों पार्टीज़ करीब करीब एक जैसी होती हैं। 19-20 का अंतर होता है, और कभी तो ये भी नहीं पता होता कौन 19 है कौन 20 है, तो सेंटर होल्ड करता है। इसी तरह से अमेरिकन पॉलिटिक्स भी 2 पार्टियों में बटी हुई है, तो वहाँ पर भी दोनों पार्टियों में कोई ख़ास अंतर नहीं होता। लेकिन यूरोप में तो दबाव आ रहा है, उसी दबाव के चलते चलते हंगरी अब थोड़ी कोशिश कर रहा है, वो जाके पुतिन से भी मिला है, चाइना भी गया है, टर्की के राष्ट्रपति से भी मिला है, थोड़ा शांति की बात, पीस की, समझौते की बात कर रहा है। लेकिन उसकी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी ये तो बहुत कहना मुश्किल है, उसको अभी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं। इससे पहले भी जब लड़ाई चालू हुई थी तो बहुत शुरू में ही 1 महीने के 2 महीने के अंतर ही टर्की ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो बात भी नहीं मानी गई। तो ये हालत तो यूक्रेन की है। एक दूसरी लड़ाई भी जो साथ में चल रही है, इजराइल की और गाज़ा की, वहाँ उसको भी काफ़ी कई महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए हैं, लेकिन वो लड़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है। और ये भी नहीं कह सकते, हालांकि कभी कभी लगता है कि उसकी गति कम हो गई है, लेकिन अचानक फिर भड़क सकती है। तो वहाँ पर भी जो इजराइल के जो गोल थे, इजराइल ने सोचा था कि 7 अक्टूबर की जो घटना है हम उसी तरह से उसका यूज कर लें, जैसे अमेरिका ने 9/11 की घटना का यूज किया था। उस घटना को यूज करके कई मुस्लिम कंट्रीज़ पर अटैक हुआ, अफ़गानिस्तान में, इराक में, लीबिया में, और उसके बाद में सीरिया में भी कोशिश की गई। इसी तरह इजराइल का आइडिया था कि बहुत अच्छा मौका मिल गया है, अब हम जो ग्रेटर इजराइल का उनका ड्रीम है सारे इलाके पर अपना कब्जा करना, और वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी जनता है उसको वहाँ से या तो बाहर निकाल देना, लोगों को मार देना, हमास को मार देना, ख़त्म कर देना। तो वो भी उनके इरादे पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। हालांकि शांति वार्ता कभी चलती दिखती है, कभी रुक जाती है, और नहीं कह सकते कि क्या होगा। तो इस तरह से एक तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों जो बड़ी लड़ाइयाँ हैं, दोनों में ही जो वेस्टर्न ताकतों का सपोर्ट इजराइल को है और यूक्रेन को है, दोनों जगह पर ही उनको असफलता ही मिल रही है। लेकिन चूंकि लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये भी है कि कभी भी लड़ाई और ज़्यादा भड़क सकती है। अब हम इस बात से थोड़ा लेके सोचें कि हम क्या इससे सीख सकते हैं, क्या लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। एक और उससे पहले चाइना की ईस्टर्न बॉर्डर पर, वहाँ पर भी झगड़ा चालू हो सकता है, वहाँ पर भी टेंशन काफ़ी है ताइवान को लेकर के। और अभी जैसे नेटो की जो मीटिंग हुई है उसमें से
उस एरिया से भी 4 कंट्रीज़ को ऑब्जर्वर की तरह इनवाइट किया गया था, जैसे साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो वहाँ भी स्थिति टेंशन से भरी हुई है। उसका मतलब ये कि लड़ाई कभी भी तेज़ हो सकती है उस तरह से। तो ये 2 लड़ाई तो चल रही हैं, तीसरी की संभावना बनी रहती है हमेशा। तो इस तरह की आज जो परिस्थिति है, तो सारा जो माहौल है, अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, वो इतना तनावपूर्ण है, उसमें युद्ध का खतरा बहुत नज़दीक है, बड़े युद्ध का। बड़े युद्ध का मतलब बड़े युद्ध तो ये भी हैं, लेकिन वहाँ जहाँ सीधा टक्कर हो जाए बड़ी बड़ी ताकतों में, अमेरिका, रशिया, चाइना, इस तरह से, तो उस तरह की स्थिति की संभावना भी बनी रहती है। तो इस थोड़े से सारी बातों को मिलाकर के अगर हम देखने की कोशिश करें कि किस तरह से क्या हम इन सारी चीज़ों से सीख सकते हैं, तो एक तो मैंने जो बात बताई कि इज़राइल के जो इनिशियल एम्स थे तो वो तो नहीं पूरे हुए। उनका आइडिया ये कि इसको यूज किया जा सकता है, इस मौके को, और इस समस्या को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, हमास को पूरी तरह से ख़त्म करके, फ़िलिस्तीन लोगों को पूरी तरह से वहाँ से निकाल करके, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ है। हालांकि फ्यूचर में क्या होगा उसका उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। इज़राइल की हमेशा कोशिश रही है कि इस बार को इस तरह से कुछ बढ़ाया जाए कि ये बड़ा हो जाए और उसमें अमेरिका सीधा इज़राइल के साथ में आ जाए। तो जैसे ईरान के ख़िलाफ़ में हमला हुआ, सीरिया में दूतावास पे हमला हुआ, लेकिन देखने को क्या मिला? देखने को ये मिला कि ईरान ने भी मिसाइल अटैक किया, लेकिन उसका ईरान के अटैक का इज़राइल कोई जवाब नहीं दे पाया। अमेरिका उस तरह से सीधे नहीं सामने आ पाया। इसी तरह से इज़राइल की कोशिश होती है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पे अटैक किया जाए, लेकिन वहाँ पर भी हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए वो अकेला इतना ताकतवर नहीं है, उसको ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका साथ में आए। तो वहाँ पर भी इस तरह का तनाव है, लेकिन अभी अमेरिका इज़राइल के साथ में पूरी तरह से आएगा तो ये अभी ऐसी कोई परिस्थिति लग नहीं रही है, दिख नहीं रहा है। हालांकि फ्यूचर के बारे में नहीं कहा जा सकता। एक और जो ख़ास बात हुई है वो बहुत दिनों के बाद में, जब सोवियत यूनियन का डिक्लाइन हुआ था 1991 में, उसके बाद के पीरियड को हम यूनिपोलर बोलते हैं। कहने का मतलब कि अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन कंट्रोल, डोमिनेशन दुनिया पे पूरी तरह से कायम था। उसमें लड़ाइयाँ हुई बाद में, 2000 के बाद में, 9/11 के बाद में, लेकिन उन सारी लड़ाइयों में एक बात देखने को मिलती थी कि जब भी कभी अमेरिका ने किसी कंट्री पर अटैक किया हो, वो चाहे इराक हो, लीबिया हो, अफ़गानिस्तान में, तो कोई भी उनकी सहायता में नहीं आया जिन कंट्रियों पर अटैक हुआ। आपको याद होगा जैसे वियतनाम की लड़ाइयाँ या उस तरह पे जब लड़ाइयाँ चलती थी उस पीरियड में, तो अमेरिका सीधा इन्वॉल्व था, लेकिन इनडायरेक्टली तो और भी ताकतें वियतनाम को, कंबोडिया, लाओस में मदद पहुंचा रही थी। वो उसमें रशिया भी था, चाइना भी था। अफ़गानिस्तान की जब पहली लड़ाई हुई रशिया के साथ में, तो उसमें अमेरिका ने सीधी मदद दी पाकिस्तान के थ्रू, इस तरह से। लेकिन पिछले यूनिपोलर पीरियड में 1991 में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जब भी अटैक होगा तो और कोई नहीं बोल सकता। चाहे अफ़गानिस्तान पर अटैक हुआ तो कोई नहीं बोला, इराक पर अटैक हुआ तो कोई नहीं बोला। उस तरफ से 20-30 कंट्रीज़ को इकट्ठा कर दिया जाता था, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता था अफ़गानिस्तान में या लीबिया में या इराक में, इस तरह से। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दुनिया की परिस्थिति बदल गई है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मल्टीपोलरिटी थोड़ी फैल रही है। उसका भी ये एक संकेत है कि इस लड़ाई में दूसरी ताकतें भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हो रही हैं। जैसे मान लो आप बात करें यूक्रेन की, तो वहाँ पर हालांकि एक तरफ तो सारी नेटो की कंट्री यूक्रेन को हथियार दे रही हैं, लेकिन रसिया को भी हो सकता है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, ईरान की तरफ से थोड़े हथियारों की मदद मिल रही हो। पर इज़राइल गाज़ा की लड़ाई में तो ये और भी साफ है कि इज़राइल की लड़ाई में हमास के फेवर में हूथीज़ ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने रेड सी से ट्रांसपोर्ट, शिपिंग ट्रांसपोर्ट एकदम रोक दिया है। हालांकि नेटो फोर्सेज ने, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड ने सब ने कोशिश की, अपने जहाज़ भी भेजे कि हूथीज़ को
ख़त्म किया जाए, उन पर अटैक किया जाए, लेकिन हुथीज़ ने हार नहीं मानी और वो चल रही है। इसी तरह से हिजबुल्लाह लेबनान, वो भी बीच बीच में उसने भी अपनी लड़ाई हल्के लेवल पर, एक धीमे लेवल पर जारी रखी है। ईरान भी थोड़ा सा सामने आया, खुल के सामने आया। तो एक ख़ास बात जो हो रही है कि अब जो रेजिस्टेंस की जो फोर्सेज हैं, जो इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने वाली ताकत हैं, तो अब वो थोड़ा थोड़ा एक तरफ एक साथ आने की बात भी हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें अभी देखने को मिलता है कि अभी रसिया के राष्ट्रपति पुतिन नॉर्थ कोरिया गए, तो वहाँ उन लोगों ने काफ़ी समझौते की बात थी। उसमें एक लेवल का, हालांकि आप उसको मिलिट्री अलायंस तो नहीं कहोगे, लेकिन एक तरह का समझौता उस समय उन लोगों ने बात वहाँ पर की है। तो इसी तरह से चाइना रसिया की जो समझौता है, वो भी मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन मिलिट्री कोऑपरेशन तो आप उसको कह ही सकते हो। दूसरी तरफ रसिया वियतनाम भी गया और क्यूबा में अभी उन्होंने अपने कुछ जहाज भी भेजे। तो एक नया सा कुछ वातावरण इस तरह का बन रहा है कि जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, एग्जिस्टिंग कम्युनिस्ट कंट्री, वो रसिया के साथ मिलके एक आपस में कोऑपरेशन सा एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उसमें रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, वेनेजुएला इस तरह से शामिल है। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं, जैसे ईरान, वो भी सामने आता है, क्योंकि उसको भी सैंक्शंस के कारण इतनी परेशानी रही है कि उसको भी अब डर ख़त्म हो गया है कि और अमेरिका इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। लोकल करेंसीज का, जैसे अभी मोदी और पुतिन की बात हुई, तो उसमें इस बात को उठाया गया कि रसिया इंडिया का ट्रेड लोकल करेंसीज में हो, तो जिससे डॉलर का यूज़ कम से कम हो। तो ये सारी बातें हो रही हैं, और 2-3 महीने में जो अक्टूबर में मीटिंग होने वाली है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ इस तरह के निर्णय लिए जाएँ। तो इंडिया का रोल भी इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रसिया के साथ में जो अभी मीटिंग हुई है, तो उसमें ये बात पक्की तौर पर सामने आई है कि इंडिया रसिया की दोस्ती काफ़ी मजबूत है। तो इसका कहने का ये भी है कि इससे इंडिया और चाइना का तनाव भी कम होता है, इंडिया पाकिस्तान का तनाव भी एक तरह से कम होता है, क्योंकि अगर आपस में दोस्ती अगर फैलती है, रसिया इंडिया की दोस्ती है, तो उसमें बहुत स्कोप नहीं है कि जो इलाके में तनाव है वो बढ़े। तो उसकी भी एक तरह से एक कहा जा सकता है।